बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का डीजे एजुकेशन चैनल में। आज आपके लिए लेकर आए हैं रीट 2018 का हिंदी के पेपर का सॉल्यूशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर एक है, मैं केवल इसलिए यहाँ आया था, वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? तो दोस्तों यहाँ पर केवल शब्द का उपयोग अनुचित है, अतः केवल अव्यय संबंधी अशुद्धि है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल जो शब्द है वो अवयव है, तो इसमें यहाँ पर अव्यय संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 2, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। इसका जो सिद्ध रूप है वाक्य का, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 3, वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक आशय की लोकोक्ति कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरे का अर्थ है जरूरत से कम वस्तु प्राप्त होना। ऊंची दुकान फीके पकवान, ऊंची दुकान फीके पकवान से आशय है दिखावा अधिक होना और गुण कम होना। एक अनार 100 बीमार, यहाँ पर इस लोकोक्ति का जो आशय है वो वस्तु की तुलना में मांग अधिक होना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधा तीतर आधा बटेर, इसका है बेमेल वस्तुओं का जोड़। प्रश्न नंबर 4, घास काटना, तो घास काटना लोकोक्ति का सही अनुवाद है गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जल्दबाजी में जैसे तैसे काम निपटाना। प्रश्न नंबर 5, विद्वान सब जगह पूजा जाता है, तो ये प्रश्न फ्रेंड डिलीट हुआ था, तो इसको बोर्ड ने डिलीट कर दिया था। प्रश्न नंबर 6, उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है, तो उद्बोधन जो विधि है शिक्षण विधि की, उद्बोधन विधि का भेद है कहानी विधि, दृश्य श्रव्य साधन विधि और अभिनय विधि, तो ये तीनों उद्बोधन विधि के भेद हैं, लेकिन हमसे यहाँ पर पूछा है उपभेद नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात अनुवाद विधि। प्रश्न नंबर 7, व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती? तो फ्रेंड्स व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से भाषा संसर्ग विधि में नहीं दी जाती, क्योंकि भाषा संसर्ग विधि में केवल सैद्धांतिक पक्ष पर बल न दिया जाकर केवल व्यवहारिक पक्ष पर ही बल दिया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाषा संसर्ग विधि। प्रश्न नंबर 8, बी.एस. ब्लूम ने शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम दिया? तो बी.एस. ब्लूम ने अपनी पुस्तक में शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया, जिसमें उसने मूल्यांकन उपागम का एक नवीन आयाम जोड़ा था। अगला प्रश्न है, विश्लेषण विधि में प्रयोग होता है, तो फ्रेंड्स विश्लेषण विधि में क्या होता है? विश्लेषण विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है। तो आप लोग ऑप्शन देखिए, शब्द से वर्ण अर्थात बड़े से छोटा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है वर्ण से शब्द, तो यहाँ पर छोटे से बड़ा है, वाक्य से पैराग्राफ यहाँ भी छोटे से बड़ा और शब्द से वाक्य यहाँ भी छोटे से बड़ा। तो विश्लेषणात्मक विधि में क्या होगा, समस्या को छोटे छोटे भागों में पहले विभाजित किया जाता है, फिर उसका समाधान ढूंढा जाता है। प्रश्न नंबर 10, 31 का मानक रूप है, तो प्रश्न नंबर 10 भी बोर्ड ने डिलीट कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11, वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर हो जाना चाहिए? तो वर्तनी का जो ज्ञान है बालक को प्राथमिक स्तर तक हो जाना चाहिए, तो प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात प्राथमिक स्तर तक बालक को या विद्यार्थी को वर्तनी से संबंधित सभी बातों का ज्ञान हो जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 12, भाषिक सामग्री है, तो भाषा में जितनी भी शब्दावलियां आएगी वो सब भाषिक सामग्री के अंतर्गत आती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, बुलेटिन बोर्ड है, तो बुलेटिन बोर्ड विद्यालयों में सूचना पट्ट के रूप में काम में आता है, तो वो केवल देखने से संबंधित सामग्री है,
तो वो दृश्य सामग्री हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दृश्य सामग्री। प्रश्न नंबर 14, अधिक विश्वसनीय परीक्षण हैं। अधिक विश्वसनीय परीक्षण प्रमापीकृत परीक्षण अत्यधिक विश्वसनीय परीक्षण होते हैं। प्रमाणीकृत परीक्षण प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान करने में उपयोग में लाए जाते हैं और ये अत्यधिक विश्वसनीय परीक्षण होते हैं। प्रश्न नंबर 15, सीसीई में व्यापकता का आशय निम्नांकित से नहीं है। तो यहाँ पर पूछा है व्यापकता का आशय निम्नांकित से नहीं है। तो सीसीई में सतत और व्यापक मूल्यांकन पद्धति में व्यापकता का आशय होता है विषयों की व्यापकता, दायरे की व्यापकता और उपकरणों की व्यापकता। अर्थात सतत और व्यापक मूल्यांकन में उस विषय वस्तु से संबंधित संपूर्ण जानकारी का ध्यान रखा जाता है, उसके क्षेत्र सीमाओं और उसके क्षेत्र का दायरे का ध्यान रखा जाता है और काम में लिए गए उपकरणों का ध्यान रखा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, एक बालक जरूरत से ज़्यादा अपने आप को असमर्थ समझ रहा है, वह हीन भावना ग्रंथि से पीड़ित है और अपना आत्मविश्वास खो बैठा है। तो शिक्षक के नाते आप उसका उपचार कैसे करेंगे? दंड देकर तो बिल्कुल नहीं करेंगे। मित्रों के साथ घूमने की प्रेरणा भी उसे हमें बचना चाहिए और परिवार को सूचना देने से भी हमें बचना चाहिए। हमें उस बालक के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार के जरिए उस बालक की संबंधित समस्याओं की जानकारी करना चाहिए और उनका निराकरण करना चाहिए। तो उस बालक से संबंधित हमें सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है मिलान प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न आते हैं? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जो प्रश्न आते हैं मिलान प्रकार के प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, विकल्पीय प्रश्न आते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति संबंधित प्रश्न आते हैं, सत्य असत्य प्रकार के प्रश्न आते हैं, हाँ और ना से संबंधित प्रश्न। ये सभी प्रकार के प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं। मिलान प्रश्न में क्या होगा, 2 स्तंभ होंगे और एक स्तंभ के प्रश्नों को दूसरे स्तंभ के विकल्पों से मिलाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, मौन पठन का लाभ है। अर्थात मन में पढ़ने का क्या लाभ है? मन में पढ़ने से स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। अत्यधिक पढ़ने की या सेल्फ स्टडी की जो प्रवृत्ति है मौन पठन के माध्यम से विकसित होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है पूछा है। तो अच्छे मूल्यांकन वैध होते हैं, वस्तुनिष्ठ भी होते हैं, व्यापक भी होते हैं, विश्वसनीय भी होते हैं, समग्र होते हैं, मापकीकृत होते हैं, मितव्ययी होते हैं, उद्देश्यनिष्ठ होते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा है विशेषता नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आत्मनिष्ठता हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, रचना शिक्षण का उद्देश्य है। रचना शिक्षण सामान्यतः अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों में साहित्य सृजन की प्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न पैराग्राफ दिया हुआ है 51 से 55 तक। तो हमसे पूछा है तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। तो तिरस्कार के में जो संधि होती है तिर प्लस कार संधि होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर बी। हीन भावना शब्द में कौन सा समास है? हीन और भावना शब्द में यहाँ पर विशेष्य और विशेषण का प्रयोग हुआ है, इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। हीन भावना, भावना कैसी? हीन, अर्थात भावना की विशेषता बताई जा रही है, विशेष्य विशेषण का प्रयोग हो रहा है। उत्कर्ष का सही विलोम, उत्कर्ष का जो विलोम है अपकर्ष होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, स्वावलंबी शब्द के लिए प्रयुक्त सही वाक्यांश है। तो स्वावलंबी होता है जो सभी प्रकार से आत्मनिर्भर हो, अपना काम स्वयं करे, आत्मनिर्भर हो, स्वावलंबी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25, इनमें से विदेशी शब्द बताइए। राष्ट्र शब्द देसी शब्द है, व्यक्ति शब्द देसी शब्द है, निरंतर शब्द भी देसी शब्द है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दौरान। दौरान कैसा शब्द है? दौरान विदेशी शब्द है। प्रश्न नंबर 26, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्दों से असंगत है? असंगत पूछा है, अर्थात पुल्लिंग शब्द नहीं है।
तो विनाश पुल्लिंग शब्द है, वातावरण भी पुल्लिंग शब्द है और परिणाम भी पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थिति पुल्लिंग शब्द नहीं है। प्रश्न नंबर 27 की तरफ देखिए, इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। अर्थात ऐसा शब्द कौन सा है जिसका वचन और लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है, तो ऐसा शब्द है जल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। प्रश्न नंबर 28, उपयोगितावाद शब्द का सही अर्थ बताइए। उपयोगितावाद सिद्धांत का मतलब है अधिक से अधिक लोगों के काम में आए, अर्थात अधिक से अधिक लोगों के हितों का ध्यान रखते हुए उस वस्तु का उपयोग किया जाए, उपयोगितावाद कहलाता है। प्रश्न नंबर 29, यदि हम अब भी नहीं संभले तो उसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे। अर्थात उसके वाक्य में कौन सा काल प्रयोग में लाया गया है, तो इस वाक्य को ध्यान से पढ़ने पर हमें पता चल रहा है कि भविष्य में होने की संभावना यहाँ पर व्यक्त की जा रही है। तो भविष्य काल और संभावना व्यक्त की गई है, इस वजह से संभाव्य भविष्य काल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 30 देखिए, सभी चौराहों पर बहुत भीड़ रहती है। यहाँ पर चौराहों शब्द काम में लिया गया है, चौराहों अर्थात बहुवचन शब्द काम में लिया गया है। चौराहा ऐसा स्थान होता है जहाँ पर चार रास्ते मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर चौराहों शब्द काम में लिया गया है बहुवचन, तो एकाधिक स्थान जहाँ चार रास्ते मिले, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।